आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल अज़ीज़ सलाम पर आपका। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं कश्मीर एक्सप्रेस में जम्मू और कश्मीर रियासत की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। खबरों का रुख करेंगे तफसील से, मगर बारीकी से हमारी नजर रहेगी। और मैं पहली खबर यह है कि हिफाजत को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इतवार और बुध को सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक सिक्योरिटी फोर्सेस का काफिला गुजरेगा और इस दौरान प्राइवेट गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी नेशनल हाईवे पर। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी किस तरह फौज के बहाने सरकार पर निशाना साध रही है। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि साबिक सरपंच और पीडीपी वर्कर को मिलिटेंट्स ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। चौथी खबर में जानेंगे कटरा में मुश्तबा शख्स के देखे जाने के बाद जारी किया गया हाई अलर्ट। और पांचवी खबर में देखेंगे जम्मू के 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आजाद जमकर पसीना बहा रहे हैं। हिफाजत को लेकर सरकार का फैसला। पहली अहम खबर, फौज के बहाने सरकार पर निशाना, ये दूसरी अहम खबर होगी। तीसरी अहम खबर है साबिक सरपंच के कत्ल से मुतालिक। चौथी खबर कटरा में हाई अलर्ट। पांचवी खबर गुलाम नबी आजाद ने बहाया पसीना। तो रुक करेंगे बेहद अहम खबर का। सरकार ने जम्मू कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्स के मूवमेंट के दौरान आम लोगों के लिए नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद करने का फैसला किया है। पुलवामा हमले के बाद मरकजी वजारत दाखिला ने पैरामिलिट्री मूवमेंट के दौरान सिविलियन ट्रैफिक पर रोक लगाने की बात कही थी। इसी फैसले के तहत 31 मई तक हफ्ते में 2 दिन नेशनल हाईवे पर आम ट्रैफिक बंद रहेगा। हर इतवार और बुध को शाम 4 बजे से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक बंद रहेगा। ये पाबंदी बारामूला, श्रीनगर, काजीकुंड, जवाहर टनल, बनियाल, रामबन, उधमपुर तक रहेगी। हालांकि इमरजेंसी के हालात और मेडिकल जरूरत के मुताबिक इस फैसले में फेरबदल की भी छूट दी गई है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के सिक्योर मूवमेंट के लिए ट्रैफिक रोकने का फैसला अब सियासी मुद्दा बन गया है। वजारत दाखिला के फैसले पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुखालफत शुरू कर दी है। महबूबा मुफ्ती ने इसे मार्शल लॉ लगाने जैसा बताया, वहीं उमर अब्दुल्ला ने इसे बिना दिमाग का फैसला बताया। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हाईवे पर नो एंट्री। सिक्योरिटी फोर्सेस का होगा अब महफूज सफर। सिक्योरिटी फोर्सेस पर सियासत से कब बाज आएंगे महबूबा और उमर। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बाद होम मिनिस्ट्री पर सिक्योरिटी फोर्सेस के सिक्योरिटी को लेकर ही कई तरह के सवाल पूछे गए। इन सवालों में सबसे अहम ये भी रहा कि आखिर सीआरपीएफ के काफिले के साथ प्राइवेट गाड़ियों को आने जाने की मंजूरी ही क्यों दी जाती है। अब जब वजारत दाखिला की जानिब से इतवार और बुध के दिन फोर्सेस की गाड़ियों के साथ दीगर गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी है, तो भी एनसी और पीडीपी जैसी पार्टियां इस पर सवाल खड़े करने से बाज नहीं आ रही हैं। इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, ये फैसला मार्शल लॉ के जैसा लगता है प्रशासन कश्मीरियों को सजा देने पर उतारू है। हाईवे को बंद करने से पहले क्या किसी ने दिमाग नहीं लगाया? जे&के छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश नहीं है। आप यहाँ नेशनल हाईवे बंद करते हैं तो वादी में जाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। हाईवे यहाँ की लाइफलाइन है। ये बहुत गलत है जो हाईवे को हफ्ते में 2 दिन आम लोगों के लिए सिविलियन ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। हम किसी जमहूरी निज़ाम में रहते हैं, यहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं है कि इस किस्म का कानून चलेगा। पीडीपी इसकी सख्त मुखालफत करती है। दिस शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए। ये हमें पहली बार हम देख रहे हैं। इससे पहले भी कार्रवाई आती रहती है डिफरेंट फोर्सेस की, आई हैं 47 से लेकर आज तक। शेर कश्मीर के वक्त में एक रूट अलग होता था जिससे वो निकलते थे ताकि सिविलियन को कोई प्रॉब्लम ना हो। सिविलियन का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए इनको ताकि आम आदमी को कोई मुश्किल ना हो। अब हम ही क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम, मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। 2 दिन उन पर रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, दैट इज टू मच आउट ऑफ। देखिए, हम तो एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। ये मार्शल लॉ की तरफ हम जा रहे हैं, ये उसकी एक बदतरीन मिसाल हो सकती है जब आप लोगों की आवाजाही पे जो है उस पर कदगन लगाएंगे। जिसने भी ये पॉलिसी फ्रेम की है, ऐसा लगता है कि उसको जम्मू कश्मीर की
जियोग्राफी के बारे में कोई इल्मियत नहीं है। जिस तरह से ये पॉलिसी बनाई गई है कि 2 दिन जो है वो लोग घरों में बंद रहेंगे, आपने बराबर उधमपुर से लेकर बारामुल्ला तक जो है लोगों की आवाजाही पे, लोगों के आने जाने पे, गाड़ियों के आने जाने पे जो है वो कदगन लगाई है। ये तो बदतरीन मिसाल है मार्शल लॉ की। और आप वर्ल्ड को क्या मैसेज दे रहे हैं? यही कि जम्मू कश्मीर एक मिलिट्री स्टेट है। ये पहली बार नहीं है जब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए गए किसी फैसले पर आंख बंद करे मुखालफत शुरू हो गई हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इससे पहले भी इल्जाम लगाती रही है कि आर्मी और पैरामिलिट्री मूवमेंट के बहाने से कश्मीरियों को परेशान किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो मरकजी वजारत दाखिला ने एक अहम फैसला लेते हुए बुध और इतवार को जम्मू और कश्मीर रियासत में नेशनल हाईवेज पर सिक्योरिटी एहलकारों की मूवमेंट के वक्त, सिक्योरिटी फोर्सेस के व्हीकल्स के मूवमेंट के वक्त आम लोगों के व्हीकल्स के मूवमेंट पर रोक लगा दी है। इस फैसले को लेकर अब सियासी तौर पर एक तरह से बहस शुरू हो गई है जम्मू और कश्मीर रियासत में। और इसी बहस को लेकर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में भी एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। एनपी सिंह साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। और साथ ही साथ हमारे साथ श्रीनगर स्टूडियो से ताहिर सईद साहब, पीडीपी के तर्जुमान भी मौजूद हैं। ताहिर सईद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। ताहिर साहब, शुरुआत आप ही से करेंगे। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को महफूज रखने के लिए, सिक्योरिटी एहलकारों को महफूज रखने के लिए वजारत दाखिला ने यह फैसला लिया है, तो आपको इसमें क्यों मार्शल लॉ नजर आ रहा है? 1990 में जब रियासत के हालात जब खराब हुए, बदतरीन हालात थे। आज तो उसके मुकाबले में तो कुछ नहीं है, बदतरीन हालात थे। तब भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। देखिए, आप जम्मू कश्मीर के लोगों पे कदगन लगा रहे हैं। आप 2 दिन कहते हैं 2 दिन बंद रहेगा। जिस आपने रूट को बंद कर दिया है उधमपुर से लेकर बारामुल्ला तक, मतलब कि कुपवारा बारामुल्ला से अगर किसी को आना है 2 दिन वो नहीं आ सकते हैं। अगर किसी को अनंतनाग से आना है, अगर किसी को पुलवामा से आना है, वो रूट भी आपने बंद कर दिया। श्रीनगर सिटी का जो आधा हिस्सा जो है, जो हाईवे की तरफ से आता है, उसको भी आपने बंद कर दिया। जितने भी रूट्स हैं आपने बंद कर दिया है। आप 2 दिन बिल्कुल, इसको मैं कहता हूं कि ये तो एक गैर एलानिया कर्फ्यू लगाया 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये क्या मिसाल, आप मुझे बताइए खुदारा, आप वर्ल्ड को क्या मैसेज दे रहे हो? यही कि जम्मू कश्मीर एक मिलिट्री स्टेट है, एक मिलिट्री ऑक्यूपेशन है। यहां पे जो कुछ भी है वो जनाब हम फौज के लिए कर रहे हैं। हम फौज को महफूज रखना चाहते हैं, उसमें फौज महफूज रहनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस महफूज रहने चाहिए। लेकिन आप जम्मू कश्मीर के लोगों को बंद क्यों कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी इन रोड पे आती है, स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं। आप तमाम इदारों को क्या 2 दिन बंद कर दोगे? जी, ये हम तो एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। साहब से बात करते हैं। जिसने भी ये पॉलिसी बनाई है उसको तो जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। 1 मिनट ताहिर सईद साहब। सिंह साहब, जो दलीलें ताहिर सईद या ऑपोजिशन की जमातें दे रही हैं, जो दलीलें ये लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं वजारत दाखिला को भी, हुकूमत को भी और आम लोगों को भी, क्या इन दलीलों को जायज ठहराया जाए? देखिए, जो हमारे सियासी पार्टियां हैं, दल हैं, वो हर चीज में अपनी सियासी रोटी सेकने में लगे रहते हैं। देश की सुरक्षा, देश पहले, देश के आवाम पहले, कभी उन चीजों के ऊपर सोचते ही नहीं है। उस टाइम इनके लिए कोई और एजेंडा रह नहीं जाता है। देखिए, गवर्नमेंट जो भी कदम उठाती है, उठा रही है, वो देश की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, अपने आवाम की सुरक्षा को देखते हुए, आज जब गवर्नमेंट के पास इतने इंटेलिजेंस इनपुट, इतनी इंफॉर्मेशन, इतने सोर्स, इस तरह के थ्रेट परसेप्शंस अवेलेबल हैं। आपने देखा है कि पुलवामा की तरह एक बार और भी कोशिश हुई है और अनेक इनपुट्स अवेलेबल हैं कि अभी भी आतंकवादी जब कोई भी बहुत बड़ा प्रहार होता है उसके ऊपर, तो एक बार से वो अपनी हताशा, निराशा को देखने के लिए फिर से कोशिश करते हैं। क्या हम उस चीज को रिपीट होने दें? हर तरफ से सवाल उठने लगा था कि सुरक्षा में चूक हुई है, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, क्यों उन्हें आने दिया, क्यों इस तरह से व्हीकल आ रहे थे हाईवे पे। और इस तरह के निर्णय ना तो ये अनलिमिटेड पीरियड का निर्णय है और ना ही ये कि हमेशा के लिए एक नियम बन गया है। आज की तारीख में बढ़ते हुए थ्रेट की वजह से बहुत ज्यादा संख्या वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की है, इलेक्शन टाइम है और ज्यादा वहां पे अवेलेबल हैं और मूवमेंट जाहिर है
इलेक्शन में भी शिफ्ट होता रहेगा। लेकिन सिंह साहब, जैसे ताहिर सईद साहब कह रहे हैं, उस नेशनल हाईवे पर यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स भी हैं, कई और इदारे भी हैं, तो आम लोग मुतासिर हो रहे हैं। सरकार को सिक्योरिटी के लिए कदम उठाने जरूरी थे, उस बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आम लोगों के मफादात को नजरअंदाज करना ये ठीक नहीं लग रहा। ये भी दलीलें हैं। ये बिल्कुल अगर फोर्सेस के मूवमेंट के लिए, कन्वॉय मूवमेंट के लिए कुछ टाइम फ्रेम सेट कर दी गई है, ये तो नहीं कि अगर वो रोज निकलेगा रोज बंद कर देंगे, उससे बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होती। कुछ समय के लिए तो हमें सोचना होगा। देखिए, अगर कर रहे हैं, अगर कहीं भी गड़बड़ होती है तो आवाम के लिए ही समस्या होती है। उसमें जान माल हर तरह का नुकसान, कर्फ्यू, बम, इस तरह की चीजें। और सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं? सुरक्षा बल तो आवाम की सुरक्षा के लिए ही वहां तैनात हैं, वो किसी और दूसरे पर्पज के लिए नहीं है वहां पे, ताकि आतंकवादी किसी तरह की घटना को दोबारा अंजाम ना दे सकें। हम हर तरह से अलर्ट हैं, कोई भी एंटी सोशल। सईद साहब, आप बताइए सईद साहब, फिर क्या मुतबादिल हो सकता था, क्या ऑप्शन हो सकता था, किस सब्स्टिट्यूट पे काम कर सकती थी गवर्नमेंट? आप जरा सजेस्ट कर दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम इतना फेलियर हो चुका है, इतना नाकाम हो चुका है कि हम इस तरह की एक्टिविटीज पे जो है पहले ही कदम नहीं लगा सकते। हम यहाँ पे जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब से बंदूक आई आज तो तकरीबन 30 साल हो गए, क्या 30 साल में हम इतना जो है इंटेलिजेंस ग्रिड अपना नहीं बना सके कि हम बिल्कुल जो है लोगों को ही 2 दिनों में अपने घरों में बंद कर देंगे? मैंने पहले भी कहा कि जब 90s में हालात खराब थे तब भी इस तरह के जो शाही फरमान जो है वो दिल्ली से नहीं आते थे, लेकिन बदकिस्मती से जब से यहां पे गवर्नर रूल नाफिज हुआ है तब से तो अजीब किस्म के जो है ये जो शाही फरमान जो है, तुगलकी फरमान जो है वो दिल्ली से आ रहे हैं। एक ही चीज में कंसिस्टेंसी अभी दिल्ली की लग रही है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरह से दबाया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरह से जो है उनको। लेकिन सईद साहब, जिस तरह से पुलवामा हुआ, सईद साहब, आपको नहीं लगता कि कोई प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए? सईद साहब, पुलवामा जिस तरह से हो गया, तो क्या हम इस जानिब कोई कदम ना? मैं आपको वही सही बात है, मैं आपसे वही कह रहा हूं। क्या हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम इतना फेल हुआ है? हमारे यहां इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं, स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सेंट्रल की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, मिलिट्री की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है। इन एजेंसीज को तो अपने रिसोर्सेज से काम लेना पड़ेगा, न कि ये कोई हल नहीं है ना कि आप 2 दिन जो है लोगों को अपने घरों में बंद करके रखेंगे, आप लोगों को बताएंगे आपको 2 दिन जो है घरों से नहीं निकलना है। ये तो गैर एलानिया कर्फ्यू है कि अगर आपको निकलना है आपको पुलिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिला इंतजामिया से जो है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना है, बीमार है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। सही साहब, आप इसे एक प्रिकॉशनरी स्टेप भी कह सकते हैं। हो सकता है वजारत दाखिला के पास इस किस्म के कुछ इनपुट्स हो, एहतियातन ये कदम उठाया गया है, और फिर दोनों ही सूरतों में आप लोग बातें करते हैं। जब सिक्योरिटी फोर्सेस का ख्याल नहीं रखा जाता तब आप कहते हैं कि कोई कदम क्यों नहीं उठाए, ख्याल रख रहे तो आपको फिर भी दिक्कत है। देखिए, इन्होंने स्पेसिफिकली 2 दिन मुकर्रर किए हैं, इन्होंने 2 दिन जो है इस चीज के लिए मुकर्रर किए हैं। पिछली बार जब कॉन्वॉय पे हमला हुआ, खुद गवर्नर साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर था। आज भी ये खुद साबित कर रहे हैं कि हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम पूरा फेल हो चुका है, हम किसी चीज पे काबू नहीं पा रहे हैं, और वर्ल्ड को भी गलत मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे हालात क्या है। अगर मान लीजिए सही साहब, अगर कोई चीज किसी भी वजह से अगर कोई चीज किसी भी वजह से खराब हो गई तो उसे और खराब होने दें। ये तो ठीक करने का कोई तरीका ही नहीं है कि आप लोगों को घरों में बंद करेंगे। ये कौन सा तरीका है कि आप लोगों को बताएंगे 2 दिन आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है, कल को कोई और वाक़ा हो जाएगा, आप कहेंगे 2 दिन सांस लेना बंद कर दो, 2 दिन खाना पीना बंद कर दो। ये कौन से शाही फरमान? हम तो जमहूरी मुल्क में रहते हैं, ये लोगों की जो आजादी है आप उस पर कदगन लगा रहे हो। आप उन ताकतों को सही साबित कर रहे हो जो ये कहते हैं कि यहां पर मिलिट्री ऑक्यूपेशन है। ठीक है, डेमोक्रेटिक निजाम जो है हमारा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क हम हैं, तो क्या ये जमहूरियत के खिलाफ स्टेप समझा जाएगा? क्या है आजकल इलेक्शन चल रहा है, आज यहां एक सेकंड सही साहब, देखिए ऐसा है कि जो हमारी अब मुझे जमहूरियत है, जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्हें कोई भी सरकार का कदम सिर्फ एक
अपना इलेक्शन देखते हुए, पब्लिक को किस तरह से हम उस मुद्दे पे भटका सकते हैं वो देखते हुए, और गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेती है वो लोगों की सुरक्षा के लिए लेती है। जमहूरियत की सिर्फ यही सोच कि आवाम के खिलाफ है, आवाम को बंद कर देंगे, बंद नहीं है। देखिए ये भी फुल टाइम 24 आवर्स का नहीं है। आप कुछ चीजें तो सोच, कम से कम कुछ तो अपने आवाम के लिए सोचना चाहिए। उनकी सुरक्षा है, इलेक्शन का टाइम होगा, रैलियां होंगी, अगर एक भी ब्लास्ट हो जाएगा तो उस गवर्नमेंट पर ही सवाल उठेंगे। और जो ये स्टेप्स लिया गया है ये ऐसे नहीं लिया गया है, कुछ इनपुट्स हैं। अगर आप इंटेलिजेंस की इतनी बातें कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि देश भर में हमारा अपने देश का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो सुरक्षा तंत्र है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कितना एनहेंस हुआ है, उसका प्रूफ यही आप बता सकते हैं कि देश में एक बहुत छोटे से हिस्से, कुछ जिलों, JNK के भी कुछ जिलों को छोड़ के आपने शायद ही कहीं कोई ऐसी घटना देखी होगी जहां पे भी प्लानिंग थी पहले ही पकड़ लिया गया है। और वो नहीं चाहते कि यहां पे भी किसी तरह की जान माल का आवाम को कोई नुकसान हो। और शाम के 5 बजे तक उसके बाद अवेलेबल हैं। सिंह साहब, अपनी दलीलें हैं ऑपोजिशन के पास। PDP से हमारे साथ ताहिर सईद साहब हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ट्रेन के जरिए भी बारामूला से लाया जा सकता था। माफ कीजिएगा, तो इस ऑप्शन पे क्यों नहीं सोचा हुकूमत ने? हुकूमत जितना जो वो बोल रहे हैं, जितनी भी सियासी पार्टी बोल रही है इस टाइम, इलेक्शन के टाइम, जो हमारी जो आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो दुनिया की सबसे प्रोफेशनल फोर्सेस है। मैं पहले भी इस बात को काफी बता चुका हूं कि हम जिस स्ट्रक्चर में हमारी फोर्सेस हैं वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक सेटअप के हिसाब से पूरी प्रोफेशनल हैं। और फौज या कन्वॉय को मूव करना सिर्फ एक पर्सन को मूव करना नहीं कि गाड़ी में बैठाया और भेज दिया, ठीक है ना, उनके साथ और भी बहुत कुछ होता है। और आप जो सुटेबल होगा, जो उचित होगा पब्लिक के लिए, सभी आवाम के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की सिक्योरिटी के लिए, उनके ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, आतंकवादियों को सही जवाब देने के लिए गवर्नमेंट उसी के हिसाब से काम करती है। जी, अपोजिशन यही कह रहा है एनपी सिंह साहब कि जब ट्रेन का एक ऑप्शन मौजूद है उस रूट पर, तो उसे क्यों नहीं चुना गया? क्यों आम लोगों की जिंदगियां मुतासिर की जा रही हैं? मैं यही बता रहा हूं कि सारा कन्वॉय कभी भी पूरे देश में जो भी मूवमेंट होता है वो सिर्फ ट्रेन से नहीं हो सकता है, ठीक है। वो तो कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। जब प्रैक्टिकल आप आते हैं किसी चीज के बारे में, जब आप डिटेल में जाते हैं, कोई भी मूवमेंट किस तरह से होता है, उनके साथ क्या क्या होता है, क्यों कन्वॉय इस तरह से मूव किया जाता है, क्यों ट्रेन से नहीं जा रहे, क्यों ट्रेन से जा रहे हैं, ये तो फ्लाइट से भी जा रहे हैं, हर तरह से सब कुछ किया जाता है। लेकिन कभी भी ग्राउंड मूवमेंट बंद नहीं होगा कन्वॉय का। और इतनी देखिए बॉर्डरिंग स्टेट है और पहाड़ी स्टेट है, इलेक्शन टाइम है और आतंकवादी गतिविधियां इतनी हुई हैं, इतना बड़ा पुलवामा अटैक का कांड हुआ है। इन सब चीजों के मद्देनजर कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट जो उचित समझ रही है कि हमें करना चाहिए ताकि किसी तरह की कोई दोबारा ऐसी रिपीटेशन ना हो सके, क्योंकि सवाल सरकार पे उठाए जाते हैं। ताहिर सईद साहब, आप ही चलिए बता दीजिए कि फिर क्या करना चाहिए था गवर्नमेंट को? देखिए, हाईवे जो है वो हमारी लाइफलाइन है, हमारे पास ऑल्टरनेटिव रूट नहीं है। अगर जब आप देखते हैं कि विंटर्स में अगर बर्फबारी होती है, हमारा हाईवे 2 या 3 दिन बंद होता है, तो पूरी वैली में कितनी क्राइसिस होती है चीज़ों की। अच्छा, जो हमारी खुर्दनी की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर आप 2 दिन ये जो बंद रखते हैं, अब गर्मियों का मौसम भी आ रहा है, जो सब्जियां बाहर से आएंगी वो तो यहाँ पर पहुंचेगी नहीं, पहले ही खराब हो जाएंगी। हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव रूट नहीं है। जैसे कि अभी आप कह रहे थे, ट्रेन की बात कर रहे थे, ट्रेन आपका बारामूला से शुरू होकर जो है बानिहाल तक चला जाता है, जो सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी के हिसाब से जो सबसे ज्यादा खतरनाक जो एरिया है जहां पर हालात खराब है, वो एक स्ट्रेच रहता है कुछ किलोमीटर्स का, बाकी तो सब ठीक है। लेकिन जिस तरह से उसके लिए तो बानिहाल से जो उसके लिए तो बारामूला और बानिहाल से ट्रेन सर्विस भी का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। और सिंह साहब कह रहे थे इंतखाबा, देखिए ये हमारे ये चीजें इंतखाबी मुद्दा नहीं होता है, नहीं हमारे लिए कोई इंतखाबी मुद्दा है, ये लोगों की सुविधा का मुद्दा है, लोगों के मसाइल, लोग इससे जो मसाइल जो उभर कर सामने आएंगे ये उसका मसला है जी, ये वो मुद्दा है जो हम बात कर रहे हैं। ये मैं आपको कहूंगा कि ये एक तुगलकी फरमान है, ये मार्शल लॉ है और ये मार्शल लॉ की एक बदतरीन मिसाल है। ठीक है सही साहब, ये आपका नजरिया है। आप सोचिए पाकिस्तान में इलेक्शन रैली में बेनजीर भुट्टो का क्या हुआ था। क्या आप चाहते हैं हमारे देश में उस तरह की नौबत आए?
कभी आप सोचिए कि आप लोगों की भी सुरक्षा है, आवाम की सुरक्षा है। अगर कुछ दिनों के लिए कुछ एहतियात बरता जा रहा है, कुछ शुक्रिया आप दोनों का बहुत बहुत। ताहिर सईद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ हमारे इस डिस्कशन में, हमारे इस बहस मुबाहिसा में। एनपी सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से वक्फे के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद कश्मीर एक्सप्रेस में रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स की हिमायत में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बयान दे चुके कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी आजाद ने अब रियासती पुलिस को कातिल करार देने की कोशिश की है। गुलाम नबी से पहले महबूबा धारा 370 पर कश्मीर को हिंदुस्तान से तोड़ने की धमकी दे चुकी हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज के साथ साथ अब रियासती पुलिस के जवानों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ नासूर ऐसे थे जो अपनी प्रमोशन के लिए और पैसे के लिए निहत्थे लोगों का कत्ल करते थे। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला रहे गुलाम नबी आजाद ने ये बयान कुपवाड़ा की रैली में दिया और इल्जाम लगाया कि प्रमोशन के लिए पुलिस वालों ने निहत्थे लोगों का कत्ल किया। इसलिए मुल्क के लोगों को वोट डालते वक्त कांग्रेस लीडर के इस बयान को ध्यान रखना चाहिए। वो भी कम दुश्मन नहीं, उन्होंने भी कम ज्यादतियां नहीं की। मैं सल्यूट करता हूं उन पुलिस वालों कश्मीर के भी जिन्होंने अपनी जानें दी, लेकिन उसमें भी कुछ नासूर ऐसे थे जो अपनी प्रमोशन के लिए और पैसे के लिए निहत्थे लोगों का कत्ल करते थे। इससे पहले गुलाम नबी आजाद फौज पर ज्यादती का इल्जाम लगाते हुए कह चुके हैं कि कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मिलिटेंट से ज्यादा आम शहरी मारे जाते हैं। इंतखाबात से ऐन पहले महबूबा मुफ्ती भी मुल्क को धमकी दे चुकी हैं कि आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो कश्मीर भारत से टूट जाएगा। जम्मू कश्मीर की भी डेडलाइन होगी पूरे मुल्क को कि जो हमारा एक्सेशन है, जिन शर्तों पे अगर उन शर्तों को खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी मुल्क के साथ खत्म हो जाए। मेरे साथ जोर से बोलिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। वहीं वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और पूछा कि AFSPA में बदलाव कर कांग्रेस किसकी मदद करना चाहती है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि वो इख्तिदार में आई तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA में अमेंडमेंट करेगी। उधर फौज और रियासती पुलिस पर सवाल उठाकर कांग्रेस भी NC और PDP की राह पर चलती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ले जा रही एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में एयरफोर्स के 2 जवानों की मौत हो गई। आपको बता दें कि अवंतीपुरा में एयरफोर्स का ऑपरेशनल बेस है। एयरफोर्स ने हादसे की जांच की बात कही है। वहीं हादसे में जान गंवाने वालों में स्क्वाड्रन लीडर RK पांडे और कॉर्पोरल अजय कुमार के नाम शामिल हैं। वहीं सुखजीत सिंह और विंग कमांडर HS बग्गा जख्मी बताए जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि कुलगाम के शालीपुरा में कल शाम मिलिटेंट्स ने साबिक PDP सरपंच अब्दुल मजीद डार को गोलियों से छलनी कर दिया। निहायत संगीन हालत में अस्पताल ले जाया गया उन्हें, जहां वो जख्मों की ताब न ला सके और दम तोड़ दिया। अब्दुल मजीद डार की नमाज जनाजा आज सुबह पढ़ी गई और शालीपुरा में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। और जम्मू में आज कांग्रेस की जानिब से मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया। इस मैनिफेस्टो की लॉन्चिंग के वक्त चेयरमैन स्टेट कांग्रेस इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी गुलाम नबी आजाद और उनके साथ सीनियर लीडर रमन भल्ला, मदन लाल शर्मा और सीनियर स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा समेत कई लीडरान मौजूद थे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अभी तक कांग्रेस की जानिब से जितने भी मैनिफेस्टो बने हैं वो इनसे बिल्कुल अलग है। हमारा मैनिफेस्टो इतना वसी है कि इसमें हर स्टेट और सेक्शन के बारे में लिखा गया है। हमने हर रियासत के बारे में लिखा है। हर रियासत में कोई न कोई प्रॉब्लम्स हैं। जब हमारी सरकार थी तो बहुत सी स्कीमें गरीबों के लिए थी। जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने लोगों के साथ सिर्फ झूठे वादे किए हैं। किसी भी शोबे में डेवलपमेंट नहीं हुई। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनके वक्त में सरहद पर कोई टेंशन नहीं थी। मिलिटेंसी सिर्फ नाम की थी। मिलिटेंसी सिर्फ मोदी सरकार की वजह से बढ़ी है। जम्मू कश्मीर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस रियासत के लिए पूरी कोशिश की है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो। बातचीत के जरिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों खित्तों के मसले हल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में और आर्टिकल 370 वजूद में आया वो सबको मालूम है, और उस दिन से ही इस स्टेट की विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए
कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि डायलॉग ही एक रास्ता है। जम्मू कश्मीर की तीनों खित्तों के लोगों की जो एस्पिरेशंस है उसको पूरा करने के लिए और एक इज्जत वाला ऑनरेबल सोल्यूशन निकालेगा जो तीनों खित्तों को सेटिस्फाई करेगा, और वो डायलॉग ही एक रास्ता है। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। नेशनल सिख फ्रंट के बैनर तले कई सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने सिख तबके से लोकसभा इंतखाब में मोदी को हिमायत देने की अपील की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रंट के अरकान ने कहा कि मोदी सरकार ने ही सिख तबके की तरक्की के लिए काफी काम किया है, जबकि आज तक सभी सरकारों ने सिखों की अनदेखी की है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को सिख मुखालिफ पार्टी बताते हुए कांग्रेस पर सिखों को सिर्फ वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सिख समाज से सिर्फ मोदी को ही हिमायत देकर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मुद्दा है कि यहाँ के जितने सिख ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड हमारे साथ मौजूद हैं। हमने ये फैसला किया है कि आने वाले चुनाव में जम्मू कश्मीर के सभी सिख जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिखों के फेवर में एक नहीं अनेकों काम किए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सिख विरोधी थी, सिख विरोधी है और सिख विरोधी ही रहेगी। जो उसने 84 में किया सिखों के साथ वो हम लोग भूले नहीं है। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग से पहले रियासती कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान आर्टिकल 35 ए और दफा 370 को लेकर जंग तेज होती जा रही है। जम्मू के 2 लोकसभा हलकों में पीडीपी और एनसी की हिमायत से इंतखाब लड़ रही कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर रियासत को खुसूसी दर्जा देता है, लिहाजा इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुल्क मुखालिफ ताकतों के सामने सरेंडर कर दिया है, लिहाजा अपने सियासी मफाद के चलते कांग्रेस नहीं चाहती कि जम्मू और कश्मीर कभी मिलिटेंसी की जद से बाहर आए। ये जो कह रहे हैं 35 है, इनके दादा जान शेख अब्दुल्ला ने भीगी बिल्ली बनकर के 1975 में ये कहा था कि भारतीय संविधान के जितने प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हुए हैं ये लोक हित में है, प्रदेश हित में है। मुझे कृपा करके गठबंधन बनता हुआ नजर आता है नेशनल कांफ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस। नहीं लगता, बुनियादी तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी विशेष को रिझाने का, तुष्टीकरण का, जो ये पहले करते रहे। अब वो सफल होने वाला नहीं। वास्तव में जो अनकही बात है, जो हकीकत है, जो ये कहते नहीं, वो ये है कि ये चाहते ही नहीं कि आतंक यहाँ से समाप्त हो। 30-35 वर्ष से इनका वंशवाद प्रजातंत्र की आड़ में कैसे चला, 4% वोटिंग हो, मंत्री बन के चुनाव लड़ लो। अब क्या हुआ है कि कश्मीर की आम जनता भी बहुत जागरूक हो चुकी है, विशेषकर इसलिए कि अब युवा जनता। 26 अक्टूबर 1947 का एक सेशन हुआ जम्मू कश्मीर में और आर्टिकल 370 वजूद में आया, वो सबको मालूम है। और उस दिन से ही इस स्टेट की विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि डायलॉग ही एक रास्ता है। जम्मू कश्मीर की तीनों खित्तों के लोगों की जो एस्पिरेशंस है उसको पूरा करने के। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से लोकसभा इंतखाबात को लेकर आज पुंछ में पहली मुश्तरका इंतखाबी रैली का इनेकाद हुआ। इसमें बड़ी तादाद में दोनों पार्टियों के कारकुनान और हामियों ने शिरकत की। इस मौके पर एनसी लीडर देवेंद्र सिंह राणा और जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला की अहलिया इंद्रापुरी बतौर मेहमान खास मौजूद रहीं। इस दौरान देवेंद्र सिंह राणा ने रैली से खिताब करते हुए मोदी सरकार पर 35 ए को लेकर हमला बोला। देवेंद्र सिंह राणा ने वजीर आजम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अगर वो चौकीदार हैं तो हम भी खिदमत गुजार हैं, और जब भी चौकीदार से नौकरी की बात करो तो वो बालाकोट की बात करते हैं, मुल्क की बात करो तो कहते हैं खामोश। साथ ही देवेंद्र सिंह राणा ने अमित शाह पर निशाना लगाते हुए कहा कि अमित शाह कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 35 ए को खत्म कर देंगे, लेकिन ये अमित शाह और बीजेपी का ख्वाब है। जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है कोई 35 ए को हटाना तो दूर, इसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता।
रफियाबाद के चिजामा इलाके में उमर अब्दुल्ला ने कवामी खिताब के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के साथ दीगर गाड़ियों के गुजरने पर पाबंदी को तुगलकी फरमान करार दिया। इसके बजाय उन्होंने बनिहाल से बारामूला के बीच जवानों के ट्रेन से सफर करने की सलाह दी। गवर्नर साहब और उनकी हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके ये हाईवे को बंद करने का जो फैसला है उस पर दोबारा सोचें। 30 साल हो गए हमें मिलिटेंसी का यहाँ पे मुकाबला करते हुए, कभी भी इस तरह हाईवे बंद करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। क्या हम ये मान के चलें कि मोदी साहब और उनकी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर का इतना बेड़ा गर्क किया है कि 30 साल में सबसे बदतर हालत आज रियासत की उन्होंने ये की। अगर मोदी साहब इस चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि 30 साल में सबसे ज्यादा आज हालात खराब है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। इन दिनों इंतखाबी मौसम है और इंतखाब में ज्यादा से ज्यादा वोट हों, इसके लिए राय दहिंदान को ज्यादा से ज्यादा अपना वोट जरूर डालने के तई कई तरह से बेदार किया जा रहा है। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी रथ यात्रा के जरिए लोगों को वोट की अहमियत बताने और वोट डालने के तई बेदार करने का फैसला किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एबीवीपी के अरकान ने कहा कि रथ यात्रा जम्मू, पुंछ और उधमपुर डोडा लोकसभा हल्के के इंतखाब के लिए कई इलाकों से गुजरेगी और मुल्क में मुस्तहकम और मजबूत सरकार बनाने के लिए लोगों को अपना वोट जरूर डालने के तई बेदार करेगी। इस यात्रा का मकसद नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट होगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन जो किया गया है, वो हमारा रथ यात्रा जो है वो कल से शुरू होने वाला है जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री सीट को लेकर, और 10 तारीख से कठुआ उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट को लेकर हमारी रथ यात्रा रहेगी, जिसका मोटो जो है, जिसका स्लोगन जो है 100% मतदान या विद्यार्थी परिषद का आह्वान, ऐसा हमारा मोटो रहने वाला है, उस स्लोगन रहने वाला है उस रथ यात्रा का। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि इस लोकसभा के चुनाव में और लोकतंत्र के इस पर्व में वो खुलकर अपने भागीदारी शो करें और छुट्टी ना मनाएं उस वोटिंग वाले दिन, और वो पोलिंग स्टेशन पर जाके वोट करें। उसी के साथ साथ विद्यार्थी परिषद इस रथ यात्रा के दौरान कई विजुअल्स द्वारा, जो कि इस देश को किस आधार पर वोट करना चाहिए, उन विजुअल्स द्वारा, फ्लेक्स द्वारा, पैम्फलेट्स द्वारा लोगों को जागरूक करेगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से अटका आरती की फीस बढ़ाए जाने की मुखालफत में जम्मू में मुजाहिरा किया गया। उम्मीद फाउंडेशन ने बोर्ड के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए अटका आरती के दाम बढ़ाए जाने के फैसले पर नाराजगी जताई और इस फैसले को अकीदत के साथ खिलवाड़ बताया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही बोर्ड ने अटका आरती के दाम 1100 से बढ़ाकर 2000 रुपए किए थे। इसी की मुखालफत में उम्मीद फाउंडेशन के मुजाहिरे के दौरान नारेबाजी करते हुए पुतला भी फूंका गया और बोर्ड से इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया गया। गवर्नर साहब का अपील करना जेड़ा जाजिया टैक्स हिंदुओं पर लाया ऐसी जल्द को जल्द हटाया जा, क्योंकि साडा गरीब परिवार जेडे लोग उत्थे आरती च बोना चाहते हैं अटका आरती दे ਉਹਦੇ पर ना पर इन्हें 2000 रुपया जो जाजिया लाया। गौरमेंट अगे साडी हथ जोड़ी अपील है, हथ जोड़ी अपील है, आने वाले टाइम हथ जोड़ी अपील नहीं होग। अस चाहते हैं कि जल्दी को जल्दी ये टैक्स खत्म किया जाए और पोलिटिकल पार्टियां जेहड़ियां हिंदुओं के नाम पर दम पर दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें डुबिया मरिया नहीं चाहिए और हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करते। और रियासत में एक तरफ जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट्स की जानिब से निशाना बनाया जाता है और समाज का एक तबका इसकी हिमायत भी करता है, इसके बावजूद हिंदुस्तानी फौज हर वक्त रियासत के लोगों की मदद करती है और गरीब परेशान लोगों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। डोडा भद्रवा के गांव में आर्मी की जानिब से गरीब लोगों के तहफ्फुज के लिए कदम उठाए गए और स्ट्रीट लाइट लगवाई गई हैं ताकि गांव के लोगों को किसी जंगली जानवर का खौफ न हो और लोग उजाले में रह सकें। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत भद्रवा के एक गांव में 35 सोलर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की हैं। आर्मी के इस फैसले से गांव के लोग, खासकर तलबा में खुशी की लहर देखी जा रही है और लोग आर्मी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जानवरों का भी थोड़ा सा खौफ है रात के वक्त और लोगों को अपने घर से बाहर निकलने में भी थोड़ा सा दिक्कतें पेश आती थी। बच्चों को पढ़ने में आती थी, औरतों को काम करने में आती थी, लोगों को अपने घर से बाहर जाने में आती थी। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये वाला जब ये रिक्वेस्ट आया कोराडार के पास, तो ये सद्भावना के अंडर में जो है हमने गरीबों को 35 लाइटें जो है यहाँ पे उपलब्ध करवाई हैं। तो हमें उम्मीद है कि गाँव वाले इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे और इन बच्चों को, औरतों को, आदमियों को हर तरीके से इनको इसमें सहूलियत मिलेगी। सर हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ इस लाइटों से, दिक्कत नहीं हो रही है मस्जिद में जाने तक,
आसानी से मस्जिद हम जा सकते हैं और आसानी से वापस भी आ सकते हैं मस्जिद से। और हमें बहुत खुशी है कि हम जो 4RR हमारी है तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। यह रात को चलने में और लाइट की कटौती होती है ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि ये एक बहुत पीछे एक गांव है जो है सिटी से बहुत पीछे है ये, तो यहाँ पे लाइट जो बीच बीच में आती रहती है। तो ये जो सीओ साहब ने यहाँ पे जो लाइटें लगाई, इससे हमें जो है बड़ा फ़ायदा हुआ। जैसे कि मान कि रात को बच्चों को अगर बाहर निकलना होगा तो बाहर निकलना हमारा आसान हुआ। यहाँ कोई रात को कोई होता नहीं, हमने प्राइवेट तो यहाँ एक डॉक्टर जो रखा गया है, उस तक वहाँ तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। वो मसाला जला कर जाती थी वहाँ पे और टार्चों का इस्तेमाल करके वहाँ जाती थी। लेकिन आज इन टार्च जो है सोलर लाइटें जो लगाई गई, इनसे मैं समझता हूँ बहुत ही फ़ायदा है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था जब हमें लाइट ही नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, कोई टार्च लानी थी, मतलब सोलर लाने थे, मगर हम गरीब लोग हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब सारे फ्रेंड्स एक जगह आते हैं, हम सोलर के नीचे बैठ सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब हम रात को भी पढ़ सकते हैं, बाहर भी मौसम भी अच्छा है, खुशगवार मौसम है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में भी। हमें जो ये लाइटें मिली, हमें पहले बहुत कम लाइटें थी इधर, हमें बहुत मुश्किल होता था पहले, तो अब हमें लाइटें आर्मी वालों ने दी। तो अब हम पहले हमें बहुत तंगदस्ती होती थी पढ़ने के लिए सब कुछ, तो अब हमें लाइटें मिली, अब हम इनके नीचे भी पढ़ सकते हैं। आर्मी वालों ने ये भेजी सब पूरे गाँव के लिए। अभी आर्मी वालों के यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से वक्फे के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। लोकसभा इलेक्शन में महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ मिलिटेंट्स के साथ रोजाना तसादुम की खबरें सुनने को मिलती हैं, वहीं पाकिस्तान की जानिब से भी लगातार सीजफायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसकी वजह से जहां सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो रहे हैं वहीं अपनी शहादत दे रहे हैं। साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी उनकी कमर तोड़ने के लिए हमेशा अलर्ट रहती हैं। इंतखाबात के चलते कहीं दहशतगर्द जम्मू में भी हालात को खराब न करें, इसलिए जम्मू के हर हिस्से पर हिफाजती इंतजामात को कड़ा कर दिया गया है। जगह जगह हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। हर आने जाने वाली गाड़ी को खंगाला जा रहा है कि कहीं कोई दहशतगर्द या उनका साथी किसी सानेहा को अंजाम ना दे सके। इस सिलसिले में आम लोगों की राय भी ली गई, तो उनका कहना था कि अगर लोग सो पाते हैं तो इन्हीं सिक्योरिटी एहलकारों की वजह से। एक राइट स्टेप है सर, इन पुलिस वालों की तरफ से बहुत अच्छा होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए। जो बैड एलिमेंट्स हैं उन पर रुकावट होती है और यहाँ पर क्राउड एरिया है, और अगर ऐसे पार्किंग को कर जाए, कुछ हैपनिंग हो जाए, कोई गलत हैपनिंग हो जाए, तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल पुलिस ही होती है ना। इसके लिए हर आदमी को हर नागरिक को इन लोगों से कोऑपरेट करना चाहिए। और इसी बीच पुंछ से एक बड़ी खबर आ रही है। नाजरीन, आपको बता दें कि पुंछ के देगवार में पाकिस्तान की जानिब से फिर से सीजफायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है। गांव के लोगों में खौफ का माहौल है। वाज़ेह हो कि गांव के किसान खेतों में काम कर रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान की जानिब से जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी गई। तो पाकिस्तान की जानिब से फिर से सीजफायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है। पुंछ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। की खामोशी के बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत करते हुए पुंछ के दिगवार सेक्टर में जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। हम आपको बता दें, आज शाम को तकरीबन 6 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी शुरू की गई। कुछ लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हुई उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। हम आपको बता देंगे इस वक्त हम दिगवार सेक्टर में हैं और ये पीछे वाला इलाका जो पूरा दिगवार गया है, जहां पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की रही है। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग हैं जो उस वक्त खेतों में काम कर रहे थे, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? फजल शाह। हाँ फजल जी, बताइए, जब गोलाबारी हुई क्या कर रहे थे और किस तरीके का डर है? घास काटते थे, मुर्गे नठे हैं बहुत अंदर, डर के मारे बच्चे भी रो रहे, डर गए बहुत। तो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी गांव में हो रही है? पाकिस्तान के गांव में हो रही है ना, और कहाँ जो हो रही है, गांव में चल रही है बहुत सख्त। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद शौकत है। हम इधर देखवार में रहते हैं, बस हम अपने काम काज कर रहे थे, बस पाकिस्तान की तरफ से अचानक फायरिंग हुई है इधर। तो किस तरीके का डर है? डर क्या, डर तो है ही है, जब पड़ते हैं सर पे तो डर तो है ही। हाँ तो सर, आपका नाम? नाम प्रविंदर सिंह है। हाँ प्रविंदर जी, बताइए। आज कुछ तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे के टाइम पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही फायर चला
मैं ये कहूँगा कि इतना फायर कभी इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं गांव का सरपंच भी हूँ, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता कि अपने गांव के लोगों का पता करूं कि क्या कंडीशन हुई है। पीछे बमों की अंधेरी पड़ी हुई है, कोई लोगों के घर नहीं दिखाई दे रहे हैं, मिट्टी ही मिट्टी है। मैं अल्लाह ताला से, भगवान से, ये वाहिगुरु से ये अरदास करता हूँ कि हमारे लोगों की बचाव हो। और मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं पहले भी 3-4 बार इस मुद्दे में बोल चुका हूँ कि हमें जो है गाँव में बैंकर दिए जाएं। हमारे बैंकर के बिना हम सुरक्षित नहीं है। जैसे कि हर गाँव में मैं शाहपुर, किरनी, मंदार सब जगह पे, बगलदरा में बैंकर बन रहे हैं, नूरकोट, नकरकोट में बैंकर बन रहे हैं, तो हमारे गांव में बैंकर क्यों नहीं? तो अभी जब गोलाबारी शुरू हुई तो क्या कर रहे थे? मैं खेत में अपने पशु के लिए घास काट रहा था, तो बड़ी मुश्किल से हम उधर ही लेट के, तो अंदर जाने के लिए हमें फुर्सत नहीं मिलती कि हम अंदर जाएं, इतना फायर चल रहा है। जैसा कि गांव वालों को कहना है वो खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी शुरू की गई और जिससे उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। LOC दगवार सेक्टर से रमेश बाली, जी मीडिया, पुंछ। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।